नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सांडिल अनुज। झारखंड एपीयू को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जिससे आपका न्यूनतम समय में एक रिवीजन हो जाए। ये क्विक रिवीजन के तौर पर बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर के आएंगे जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा जिससे न्यूनतम समय में आपका एक रिवीजन हो सके और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स में कुछ क्लैरिटी हो जाए। बहुत डिटेल में नहीं लेके चलूंगा। और ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो है मैंने घटना चक्र से लिया हुआ है। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ ही चर्चा करूंगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और मैं प्रयास करूंगा कि एक या दो पार्ट में ही कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट, जो झारखंड को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए, ये खत्म कर दूं। मैं नए एक्ट के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, मिक्सअप नहीं करूंगा, अन्यथा अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस लिहाज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं कन्फाइन करूंगा। और स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये कब प्रवृत्त हुआ है। इसका मतलब ये इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फोर्समेंट कब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। हर किसी को ये पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 का है। ये 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ है, और 15 मार्च 1872 को इनैक्ट किया गया। यानी डेट ऑफ पासिंग जो है वो 15 मार्च 1872 का है। जो इन्फोर्स होने और लागू होने और प्रवर्तित होने की जो डेट है वो 1 सितंबर है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो 1 सितंबर हो जाएगा 1872। और यही जो डेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी है, सबको याद है, 1 सितंबर 1872 की डेट वहां की भी है और इनकी भी है। ये इनैक्टमेंट डेट की बात कर रहा है। इनैक्टमेंट जो है वो 15 मार्च 1872 को है। ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, यानी कब से लागू हुआ है। और ये जो है आपका डेट ऑफ इनैक्टमेंट अर्थात एक्ट पर एसेंट कब प्राप्त हुई, वो डेट आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल के। और उस समय वाइसराय का पद था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आंसर मैं बता दूं आपको। आंसर, पहले का आंसर जो हो जाएगा कब प्रवृत्त हुआ है, तो ऑप्शन सी है। कब अधिनियमित हुआ है, तो ये 15 मार्च 1872 का है। अब चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पे है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वगैरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे लागू नहीं होता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये 1872 का है, अभी आपने देख लिया। ये डेट जो है लागू होने की 1 सितंबर है। पास होने की जो है वो 15 मार्च है। और पूरा एक्ट जो है वो 167 धाराओं में है। पूरा जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर है। 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। यानी धारा की बात करूं, सेक्शंस की बात करूं तो 167। पार्ट की बात करूं, भाग की बात करूं तो 3 है। और यदि चैप्टर की बात करूं, अध्याय की बात करूं, तो 11 है। ये कह रहा है कि किस पर लागू हो रहा है और किस पर लागू नहीं होता है।
तो दोनों तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में। 1872 ये किस पर लागू होता है? तो ये जो लागू होता है, ये सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उन पर ये लागू होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? 2I में डिफाइन किया गया था, सीआरपीसी, याद रखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, ये 1973 की धारा आई 2I में डिफाइन किया गया था। और वहां पे कह रहा है कि वो सभी प्रोसीडिंग्स जिस पर साक्ष्य शपथ पर लिया जा सकता है, अथॉरिटी जो है शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत होती हैं, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जितनी भी न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं वह साक्ष्य उस पर अप्लाई होता है। किन पर ये लागू नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्नों पर जरूर आप ध्यान दिया करें, अंडरलाइन कर लें, होता है या नहीं होता है। तो यहां प्रश्न है नहीं होता है। तो कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, मध्यस्थ की कार्यवाहियों पर भी ये लागू नहीं होता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लागू नहीं होता है। लागू किस पर होता है? तो न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर। और किसके समक्ष ये लागू नहीं होता है? तो कुछ और भी प्रोसीडिंग्स हैं जिनके समक्ष ये लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, मेरे साथ आप नोट करते चलेंगे, शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है। दूसरा जो है वो मध्यस्थ की कार्यवाही पे लागू नहीं होता है। तीसरा जो है वो विभागीय जांच पर लागू नहीं होता है। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। ये आंतरिक जांच, जो इंटरनल इंक्वायरी होती हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता है। ये उन पर लागू नहीं होता है। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण हैं, उन पर भी लागू नहीं होता है। ट्रिब्यूनल्स पर, औद्योगिक अधिकरण, और किस पर अप्लाई नहीं होता? ये थल सेना अधिनियम, जो थल सेना है, जो वायुसेना अधिनियम है, और भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम है। इसका मतलब जो आर्मी एक्ट है, जो एयरफोर्स एक्ट है, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, इन पर ये लागू नहीं होती हैं। तो एक बार फिर से, शपथ पत्रों पर नहीं, मध्यस्थों पर नहीं, विभागीय जांचों पर नहीं, आंतरिक जांच पर लागू नहीं होती है। और कुछ अधिकरण हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। जो तीनों फोर्सेस हैं आपकी, एयरफोर्स है, आपकी नेवल फोर्सेस हैं, और आर्मी है, उनकी जो न्यायालय है, जो मार्शल कोर्ट है, उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। किन पर ये लागू हो रही है? तो कह रहा है कि सारे के सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ये लागू होती है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये इस पर भी लागू नहीं होता है, इस पर भी लागू नहीं होता, अर्थात ए और बी दोनों पर ये अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है? देखिए, गैर न्यायिक कार्यवाहियां, जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उन पर, मध्यस्थ की कार्यवाहियां, न्यायिक कार्यवाहियां, शपथ पत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था किन पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो किन पर ये लागू होता है? तो ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, बाकी इन पर लागू नहीं होता है। शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होगा, मध्यस्थ की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा, जो गैर न्यायिक कार्यवाहियां हैं उन पर लागू नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे प्रश्न है कि किस पर लागू होता है, तो ये न्यायिक कार्यवाहियों पर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ दोनों तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। क्वेश्चन 5 जो है आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। सेम क्वेश्चन वही है आपका। तो मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, विभागीय कार्यवाहियों पर, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर, तो कहां पे लागू होता है? न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांचवें का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एविडेंस एक्ट अप्लाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों पर अप्लाई होता है। बिफोर अ कोर्ट, इज दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट और नॉट करेक्ट और पार्टली करेक्ट और नन ऑफ द अबव। तो सब कोई जानते हैं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो
सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी पे और सीआरपीसी दोनों पर अप्लीकेबल होता है। ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी सिक्स का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय साक्षर नियम की धारा 2 किस एक्ट के द्वारा निर्देशित की गई, किस ईयर में किया गया? तो ये जो एक्ट है आपका, वो 40 एक्ट में 48 में आपका 38 में ये आपका डिलीट किया गया था, निर्देशित किया गया था। तो सेक्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेगा। इसका मतलब यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये रटने वाला क्वेश्चन है, और इस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जा रहे हैं। तो बेयर एक्ट में आप देखिए, बेयर एक्ट में सीधे सीधे ये बात लिखा हुआ है धारा 2 में, ध्यान नहीं देते हैं ये बच्चे, जो कि रिपील हो गई है, डिलीट हो गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? कौन सा एक कथन नहीं? ऐसे प्रश्नों पे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो है और नहीं है उस पे निगेटिव है या पॉजिटिव में, इस बात पर बिल्कुल क्लियर हो जाना है। ये पूछ रहा है नहीं है, नॉट में, यानी निगेटिव में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अंडरलाइन तुरंत कर लीजिए। कभी कभी होता है कि नहीं नहीं पढ़ा, भूल गए, और कौन सा कथन सही है का उत्तर करके चले आए आप। जबकि यहां पे पूछ रहा है कौन सही कथन नहीं है, निगेटिव में आंसर कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर करके ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रख लेना है। चलो, तो ये कह रहा है कि फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है। आप जरा देखिए यहां पे कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है, यस ये फैक्ट है। किसी मनुष्य अमुक शब्द कहे, ये तथ्य है, यस ये फैक्ट है। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति, यह तथ्य नहीं है, यह तथ्य नहीं है ना, ये गलत बात है, यह तथ्य है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि उसकी रेपो है, ये कह रहे हैं कि फैक्ट नहीं है, जबकि ये फैक्ट होता है। और यह कि मनुष्य अमुक राय रखता है, यह तथ्य है। तो इसमें कौन सा नेगेटिव है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। देखिए, दो तरीके के फैक्ट होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम दो तरीके के फैक्ट के बारे में बात कर रही है। पहला जो है वो बात कर रहा है कि फिजिकल फैक्ट क्या होता है, और दूसरा जो होता है वो मेंटल फैक्ट होता है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ये फिजिकल फैक्ट यानी भौतिक तथ्य के बारे में बात कर रहा है, दूसरा जो है वो आपका मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करता है। फिजिकल फैक्ट का मतलब जिसे आप अपने सेंसेस से क्या कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, जिससे आप अपने सेंस आर्गन से आप परसीव कर सकते हो। इसका मतलब आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, अपने कान के द्वारा, जो टंग्स हैं, आपकी स्किन है, और कान के द्वारा। यानी जो आप सुन सकते हो, जो देख सकते हो, जो सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो, जिसे आप अपने स्किन से टच कर सकते हो, जो पांचों इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ग्रह कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपने कुछ सुना है ये कान से, देखा है आंख से, ये कुछ कहा है तो आपने सुना है, ये सारे फैक्ट हैं जिसे आप अपने इंद्रियों के द्वारा परसीव कर सकते हो। और मेंटल फैक्ट जिसका भान आपको होता है, जिसकी कॉन्सियसनेस होती है, अवेयरनेस होती है। तो रैपो जो है वो भी एक फैक्ट होता है, कोई ओपिनियन रखता है। तो ये जो फैक्ट है आपके, ये फैक्ट हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं कि ये फैक्ट हैं या फैक्ट नहीं है, तो यस इट्स अ फैक्ट। ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो सेक्शन 3 में आपको ये सीधे सीधे आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन के तौर पर। तो वहां पे ये अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, विशिष्ट भाव में किसी विशिष्ट भाव को कह रहा है वो, ये सारी चीजें वहां पे दृष्टांत के तौर पर रखी है। और ये दृष्टांत जो है कि ख्याति तथ्य नहीं है। ये जब आप सेक्शन 3 पढ़ोगे और सेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन ई में ये बात सीधे सीधे लिखा हुआ है कि वो एक फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 जो है वो क्या स्पष्ट कर रहा है, ये देखें आप। पहला जो क्वेश्चन है आपसे ये कह रहा है कि साक्ष्य नियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो कह रहा है कि ऐसा जो विधेयक का प्रारूप है सन हेनरी बेन ने तैयार किया था। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। हर कोई जानता है कि सही कथन, विधेयक का जो प्रारूप है वो फ्रिट्ज जेम्स मैन स्टीफन ने तैयार किया गया था। ये उनकी सबसे बेहतर कृति मानी जाती है। यानी स्टीफन जो है, उन्होंने
इसे क्या किया था, ड्राफ्ट किया था स्टीफन। दिस वॉज द फाइनेस्ट enactment or legislation in a ब्रिटिश इंडिया। ये सबसे बेहतरीन कृति मानी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। अगेन, भारतीय साक्ष्य नियम 1872 साक्ष्य विधि है। कैसी साक्ष्य विधि है? यहाँ पे सबको पता है कि ये विधि जो है वो कैसी है आपकी, मौलिक विधि है, प्रक्रिया विधि, मौलिक और प्रक्रिया विधि। ये भाई ये प्रोसीजरल लॉ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है, एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं इसे। और ये प्रोसीजरल लॉ है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा आपका। अगेन क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बात कर रहा है? भारतीय साक्षर नियम आधार है, कैसा आधार माना जाता है? तो अब आपसे बेसिस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे एक पहली ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर वन, यानी ए जो है वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया है या अपराध किया गया था। जिस पर कार्य किया गया था और अपराध किया गया था, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी, उस स्थान की विधि जहां पक्षों ने अपना समाधान किया था, उस स्थान की विधि जहां किसी मामले की कार्यवाही की जानी है। अब भारतीय साक्ष्य नियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो ये वहां की होगी, वहां पर लागू होता है जहां पर कार्यवाही की जानी है। ये ध्यान रखिएगा, जहां पे कार्यवाही की जानी है। इसीलिए इसको लेक्स फोरी भी बोला जाता है। लेक्स फोरी का मतलब, लेक्स का मतलब लॉ और फोरी का मतलब होता है फोरम। इसका मतलब जहां, यानी जिस फोरम पर विधिक कार्यवाहियां की जानी हैं, वहां पर साक्ष्य विधि लागू होगी। ये आधार, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जरा देखिए, जैसे मान लो कि अभी वो आसाम का जो सिंगर है, जुबिन नाम है, उसकी डेथ जो हो रही है वो सिंगापुर में हो रही है, आसाम का है। और आसाम की पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेशन करने, और जो एविडेंस को कलेक्ट करने वो सिंगापुर जा रही है, वहां से एविडेंस को लेकर के आ रही है। तो वहां पर घटना घटित हुई है, लेकिन इसकी कार्यवाही जो होनी है वो आसाम में हो रही है। आसाम के जो सेशन कोर्ट है वहां पर हो रही है। यहां इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो एविडेंस लॉ है वो अप्लाई होगा, ना कि जहां से अपराध हुआ है, अर्थात सिंगापुर पे, या उस स्थान की विधि के, अर्थात सिंगापुर की विधि, साक्ष्य विधि को लागू किया जाएगा। नहीं, जहां पर कार्यवाही की जानी है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अर्थात आसाम में, अर्थात इंडिया में। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेक्स फोरी लॉ कहा जाता है। ये लेक्स फोरी कहलाता है। उसी का अगला क्वेश्चन देखिए, वहां पे यही पूछा गया है कि सही उत्तर साक्ष्य विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके पहले जो था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। यहां अगला जो प्रश्न लेते हैं वो है आपका, साक्ष्य विधि कैसा प्रभाव रखती है? तो साक्ष्य विधि जो है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साक्ष्य विधि जो है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है। कैसे प्रभाव, कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका अभिप्राय सिर्फ ये है कि जैसे मान लो कि आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 में इनकारपोरेट किया गया, आईटी एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और यहाँ पे कोई ऐसा ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, और वो जो डिस्प्यूट है वो रिकॉर्ड हो गया है आपका 1999 में जो डिस्प्यूट हुआ था। और ये रिकॉर्डेड है कहाँ पे, 1999 में किसी डिजिटल डिवाइस में या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में इनकारपोरेट करा गया। और ये जो कार्यवाही शुरू की गई वो मान लो कि 2005 में शुरू किया गया। अमेंडमेंट कब हुआ, 2000 में। और रिकॉर्ड कब हो गया था, 1999 में। तो अब 2005 में कार्यवाही शुरू हो रही है, तो ये पिछला साक्ष्य लिया जा सकता है जो 1999 का था। अर्थात साक्ष्य जो है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी पहले के जो आपके साक्ष्य हैं
उन्हें लिया जा सकता है, उन्हें इस समय लागू किया जा सकता है। तो सामान्यतः आपको पता है कि जो भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू की जा सकती है, जबकि सब्सेंटिव लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट्स को अफेक्ट करते हैं और राइट्स का वॉलेशन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य का क्या है। यहाँ पे तीन चीजें हैं। यहाँ पे समेकन है, परिभाषा है और अमेंडमेंट है, CAD। ये CAD है आपका, इसका मतलब कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है और क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो इन्हें याद रखना है इसी तरीके से, या डैक या CAD जो भी आप कर पाए उसे याद कर लीजिए। तो यानी कंसोलिडेट करना है, परिभाषित करना है और संशोधन करना है। साक्ष्य विधि में क्या शामिल है, तो साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, साक्ष्य विधि में साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन, 14 का बी हो जाएगा और 15 का बी हो जाएगा। आगे चलिए 16 पे आते हैं। 16 क्या कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होगा। प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाई पर, मध्यस्थ की कार्रवाई पर, अवमानना की कार्रवाई पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है लागू होगा। तो ये जो लागू होता है वो अवमानना की कार्रवाई पर, इसका मतलब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पर साक्ष्य विधि लागू होगी। ध्यान रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं। देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको ये पकड़ने होते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धाराएं हैं वो 167 है, जो चैप्टर हैं वो आपके 11 चैप्टर्स हैं, पार्ट जो है वो पार्ट 3 है। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ आपसे 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल्स, एफिडेविट प्रेजेंटेड एनी कोर्ट एंड प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, नन ऑफ द अबव। अब अगेन देखिए यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि एफिडेविट प्रेजेंटेड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे 18वां जो क्वेश्चन है आपसे, ये तीन चीजें आपसे पूछ रहा है। कौन कौन सा, कि कोई भी ट्रिब्यूनल्स के समक्ष जो कार्यवाहियां हो रही हैं, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। जो एफिडेविट्स हैं उसके खिलाफ भी लागू नहीं होता है। प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स पर भी लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये अप्लाई होगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका जो सही होगा वो ये है। मैंने आपसे कहा कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्या कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपसे स्पष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को, रॉन्ग स्टेटमेंट्स को लेना है। कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। यस करेक्ट। ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कथन चुनना है, तो ये तो करेक्ट है। फिर कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत जो आयुक्त है उसके समक्ष लागू नहीं होता है। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर अधिनियम लागू होता है, यह भी सही है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। और ये जो है आपका लागू होता है, किस पर लागू होता है, सेना न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि आपसे गलत क्या है, तो भाई सेना न्यायालय पर भी लागू नहीं होता है, वेरी गुड। शपथ पत्र पर लागू होता है, उस पर भी लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। ये बात भी सही हो गई आपकी। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि क्या गलत है,
गलत क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहां पे गलत कह रहा है कि लागू नहीं होता है, जबकि इस पर लागू होता है। आयुक्त के समक्ष जो कार्रवाइयां होती है उस पर लागू किया जाता है, और जबकि ये कह रहा है कि लागू नहीं होता है। तो ये लागू नहीं होता है कह रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट इसका गलत है, रॉन्ग है। यही तो पूछ रहा है आपका, इसका मतलब दो आपका गलत है इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। तो अब आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप करने के लिए सबसे पहले आपको दो ही चीज मिल गई, इसका मतलब ये गलत, ये हो गया और ये हो गया, बाहर हो गया आपके। अब इसमें और इसमें आपको देखना है। और ये कह रहा है कि न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जबकि आपको पता है कि ये लागू नहीं होता है, इसका मतलब ये अभी जो है आपका गलत है। चौथा भी गलत है आपका। इसका मतलब दो भी गलत है, तीन भी गलत है, और चार भी गलत है। और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, ये बात सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, दो तीन चार। यस। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तुरंत पकड़ लेना है यहां पे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। न्यायालय में कौन सा शामिल नहीं है, कोर्ट में कौन शामिल नहीं है। तो आपको पता है ऑल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। तो सभी जो जज हैं, सभी जो मैजिस्ट्रेट हैं, और वो जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं, तीनों न्यायालय शब्द में आते हैं। कौन शामिल नहीं है, सिवाय मध्यस्थ के। तो इसका मतलब मध्यस्थ नहीं होगा, कौन, यानी जो आर्बिट्रेटर है वो इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है, कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, यहाँ पे जज है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है वो इसमें शामिल है। फिर कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में लिखित कौन सा सही नहीं है। जो परिभाषा दी गई है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। धारा 3 में क्या परिभाषित है भाई, जरा देखिए। तो कह रहा है कि तथ्य केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है। यानी तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य यानी फिजिकल फैक्ट बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्ट सम्मिलित है। यस, इट्स ओके, ये सही है आपका। दूसरा कह रहा है आपसे कि न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। ये गलत है भाई साहब। ये न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं। सिरा पर उत्कीर्ण लेख जो है वो दस्तावेज है, हाँ दस्तावेज है। कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाता है जब तक वह ना साबित ना हो गया हो और ना ही ना साबित हुआ हो। हाँ। तो यहाँ पे जो गलत बात बतानी है आपकी, वो कौन सी बारे में गलत बात बतानी है, वो कौन सा है यहाँ पे जो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, ये सही है। मध्यस्थ सम्मिलित है जबकि सम्मिलित नहीं है, यही गलत हो गया। मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है, अभी भी जस्ट आपने पढ़ा क्या क्या शामिल है वो। तो जज है, मैजिस्ट्रेट है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। यहाँ पे धारा 3 में कौन परिभाषित नहीं है, तो 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन क्लॉज है। यहाँ पे जो डेफिनेशन क्लॉज बताई गई है, डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग ही चीजों को डिसाइड किया गया है यहाँ पे। और इसमें संख्या जो बताई गई है निर्वचन खंड में, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बात करा गया है, वो 10 जो है शब्दों को बताया गया है। 10। आइए। हम्म। कौन सा धारा 3 में परिभाषित नहीं, तो न्यायालय है, यस, कोर्ट है साहब, डॉक्यूमेंट भी है, एविडेंस भी है। कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया, साक्ष्य में ध्यान रखिएगा। कन्फेशन जो है वो डिफाइन नहीं है आपके यहाँ। 24 से लेकर के ये 31 तक, 30 तक स्पेशली जो है वो बात कर रहा है कन्फेशन की। तो यहाँ पे ये एडमिशन के हेड में आ रहा है, और यहाँ पे कन्फेशन को डिफाइन नहीं करा गया। एडमिशन डिफाइंड है, कन्फेशन को लॉर्ड एटकिन ने पाकला नारायण की केस में डिफाइन करा है। ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये परिभाषित नहीं है।
बलविंदर कौर के केस में उसी को एक्सेप्ट कर लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकला नारायण स्वामी के केस में डिसाइड किया गया था। यहां निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है, तथ्य कौन है जो आपने देखा है, जो सुना है, जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य कर रहे हो, वो सारा का सारा जो है वो फैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हरि ने कहा है, ये एक फैक्ट है, यस। हरि ने देखा है, यह भी एक फैक्ट है। देखना, कहना, बोलना, ये सारे के सारे फैक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक तथ्य है, फिर से सोहन ने एक गाय देखी, एक तथ्य है देखना। सोहन जाने को कहा, ये शब्द बोला है। शीतल की बड़ी इज्जत है, उसकी एक रेपुटेशन है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, फैक्ट है। फैक्ट मैंने बताया दोनों तरीके के फैक्ट हैं आपके पास, मेंटल फैक्ट भी है और फिजिकल फैक्ट भी है। तो जो आप अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा देख सकते हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये आप सुन सक पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये एक भी फैक्ट, ये एक फैक्ट है। मैं कुछ लिख रहा हूं, ये भी एक फैक्ट है। आप कुछ बोल रहे हैं, ये एक फैक्ट है। आपकी कुछ रेपुटेशन है, ये एक फैक्ट है। मेरी कुछ रेपुटेशन है, एक फैक्ट है। आपका इंटेंशन है, ये एक फैक्ट है। तो तथ्य, मानसिक भान, कोई भी मानसिक भान, 25 की बात कर रहा हूं, मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को तथ्य है, क्योंकि ये एक ऐसा तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है। इसके बारे में हम अगली जो वीडियो है इसी के क्रम में आपको लेकर के आएंगे। और आप जुड़ते रहिए, 10 मिनट में, 5 मिनट में इन्हें रिवीजन के तौर पर आप देखते रहिए। यहां से इन वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू।